शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। वो एक बूढ़ी औरत थी और किसी फैक्ट्री में काम करती थी। इन दिनों हड़तालों के बाइस आए दिन फैक्ट्री बंद हो जाती। इस बूढ़ी का जरिया रोजगार तो ये गारमेंट फैक्ट्री थी, जहां वो कपड़े पर बने फूलों और मुख्तलिफ कंपनियों के मोनोग्राम्स के कड़ाई शुदा हरूफ पर से फालतू धागे काट कर अपना रिस्क कमा रही थी। इस बूढ़ी का नाम अफरोज था और वो सिंध के किसी अंदरून इलाके के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। इसका एक बेटा और 3 बेटियां थीं। 2 ब्याही जा चुकी थीं, छोटी बेटी अभी गैर शादीशुदा थी। बेटा भी 18 बरस का था, गैर शादीशुदा था। ये दोनों उसके साथ रहते थे। एक रोज मेरे घर आई। हमारा गेट खुला हुआ था। वो बेधड़क अंदर चली आई। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी। इसको यूं बेधड़क और एतमाद से घर के अंदर दाखिल होते देखकर हैरत हुई और पूछा, तुम कौन हो और बगैर इजाजत आ गई हो? आप घबराइए नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूं, अच्छे खानदान की हूं, मैट्रिक पास हूं, लेकिन जरूरतमंद हूं, काम ढूंढ रही हूं, इसलिए आपका दरवाजा खुला देखकर अंदर आ गई। यहां कराची में सब अपने घर का दरवाजा बंद रखते हैं, हत्ता के अक्सर घरों के बाहर तो चौकीदार होते हैं, लेकिन अब का दरवाजा खुला था। मैंने समझा कि अब शायद बेखौफ लोग हैं, अल्लाह पर भरोसा करने वाले, या फिर गांव से ताल्लुक। हमारी तरफ भी कोई अपने घर का दरवाजा बंद नहीं रखता। दिन रात मकानों के दरवाजे खिले होते हैं। तो अपनायत का एक एहसास अब के मकान से मिला और मैं अंदर आ गई। पूछती भी किससे इजाजत लेती? यहां कोई चौकीदार तो था नहीं। इसकी गुफ्तगू की शाइस्तगी और अंदाज बयान देखकर मैं हैरान रह गई। किस कदर बेबाक थी, जैसा कि कोई साद होता है। साद इसको कहते हैं जो बेखौफ इस वजह से हो कि इसने कभी चोरी ना की हो। ये औरत सच कह रही थी, साद ही थी, तभी मैंने उसे अंदर आने दिया। इसके अंदाज से, हुलिये, साफ सुथरे लिबास से दिल चाहा कि इसके साथ इज्जत से पेश आया जाए। मैंने किचन में पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। अम्मा इधर बैठ जाओ और आराम से बात करो। कहां से आई हो, कहां रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम हसन अफरोज है। इस जात से ताल्लुक रखती हूं जो दीनी व दुनियावी लिहाज से आला मानी जाती है, लेकिन नसीब की मारी हूं कि नसीब जात पात से बालातर है। पहले जमींदारी थी, गिरचा थोड़ी जमीन थी, मगर इज्जत से रोजी का जरिया थी। फिर किसी मजबूरी की वजह से गिरवी रखनी पड़ी। इसमें बना हुआ घर भी साथ गिरवी रखा गया। हम दर बदर हो गए। शौहर को उनके रिश्तेदार साथ ले गए। मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ कराची आ गई ताकि यहां हम मिलकर कुछ कमा लें और गिरवी की रकम इकट्ठी करके अपने घर और जमीन को छड़ा ले। अम्मा, कितनी रकम तुमने दीनी है? ना पूछो बेटी, लाखों में है। मेरे शौहर के दोस्त के हाथों कत्ल हुआ और मेरे शौहर को भी मकतूल के वर्सा ने FIR में मुलव्वस कर दिया। इस झूठे मुकदमे से जान छुड़ाने को हमने अपनी जमीन और मकान गिरवी रखकर पैसा भरा है। मेरे खावंद की गर्दन तो मुकदमे से छूट गई, लेकिन हमारे खानदान का शिराजा टूट गया और हम दर बदर हो गए। अब कहाँ रहती हो? आपके बंगले के पीछे जो कच्ची आबादी है, वहां एक किराया का मकान लिया है। 1 कमरा और सहन है। बिजली कुंडे की है, सिर्फ 200 रुपया माहाना मालिक मकान को अदा करना पड़ता है। किराया 8000 रुपए माहाना है। कच्ची बस्ती में 8000 रुपए माहाना। मैंने हैरत से सवाल किया। हाँ बीबी, इस गोठ में इतना ही किराया चल रहा है। पहले 3000 था, फिर 4 हुआ, अब बात 8 तक जा पहुंची है। इतना किराया हर माह कैसे अदा करती हो अम्मा? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हमारे लिए तो और भी ज्यादा है, क्योंकि हम अपने साथ किसी को शरीक नहीं करते, वरना इस गोठ में जनूबी पंजाब खुसूसन रहीम यार खान के देहातों और बस्तियों से बहुत लोग मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं, तो वो कई कुंबे एक मकान में मिलकर रहते हैं और किराया आपस में तकसीम कर लेते हैं। घर के मर्द और औरत बच्चे भी मेहनत करते हैं। औरतें कोठियों में झाड़ू पोछे का काम करती हैं। बच्चे बच्चियां भी बंगलों में खिदमतगार होकर काफी कमा लेते हैं। एक बच्ची जो उम्र में 8 से 12 बरस की हो, अगर किसी बेगम के पास सुबह से रात तक रहे तो खाने कपड़े के अलावा बेगम उसको 5000 तनख्वाह देती है। मर्द सब्जी फ्रूट की रेड़ियां लगाते हैं या रिक्शा चिल्लाते हैं तो उनकी फीकस आमदनी एक खानदान के लिए अच्छी भली हो जाती है। एक कुंबा मिलकर 20,000 माहाना कमा लेता है।
इस पैसे से अपने गांव जाकर घर बनवाते हैं या माल मवेशी खरीदते हैं, और तुम लोग कितना कमा लेते हो। बीबी, हम झाड़ू पवंचे का काम नहीं करते। मेरी बेटी मैट्रिक पास है, वो एक टीचर के पास मुलाजमत करती है, सुबह से शाम तक इसके बच्चे को संभालती है। 10,000 रुपए मिलते हैं और मैं फैक्ट्री से माल घर लाकर सारा दिन धागे तोड़ती हूँ। शाम को माल वापस करती हूँ तो दिन भर की मजदूरी 400 के लगभग बना लेती हूँ। लेकिन आजकल हालात दुरुस्त नहीं, फैक्ट्री अक्सर बंद हो जाती है तो काम रुक जाता है और आमदनी भी नहीं मिलती। तब ही सोचा किसी बंगले पर कोई हल्का फुल्का काम कर लूं, अच्छे लोग होंगे, मैं दियानतदारी से करूंगी तो वो भी कदर करेंगे। और बेटा वो क्या करता है? इस पर अफरोज कुछ झींप सी गई और ठंडी सांस भर कर बोली, वो मैट्रिक पास है मगर अपनी मर्जी का मालिक है, कुछ नहीं करता, सारा दिन सोया रहता है, रात को चला जाता है अपने दोस्तों के पास, आधी रात को आ जाता है, लेकिन अपना खर्चा वो मुझसे नहीं लेता, लेकिन कमाकर हमको देता भी नहीं है। लोग कहते हैं कि जवान बेटों का बड़ा आसरा होता है, लेकिन बेटी क्या कहूं, बस दुआ करे खुदा उसे भी राह हिदायत दे। मुझे अम्मा की बात समझ ना आ सकी। बहरहाल अम्मा अफरोज ने बताया कि इसने कदरे बेहतर मकान लिया है जिसमें बिजली, पानी, गैस भी है, लेकिन किराया 10,000 है। बेटी की तनख्वाह सारी किराए में चली जाती है और उसकी अपनी कमाई से घर चलता है। इसको दोपहर का खाना और चाय फैक्ट्री से मिल जाती है और बेटी को उसकी मालिकन से 2 वक्त का खाना मिलता है। बेटा भी अपना खाना पीना खुद कर लेता है। ये बचत इसलिए करती हूं कि अपनी सारी आमदनी उन लोगों को भिजवा देती हूं जिनको गिरवी का पैसा भरना है। वो अच्छे लोग हैं, किस्तों में ले रहे हैं, तंग नहीं करते। जब पैसा हम पूरा भर देंगे वो जमीन और घर हमारे हवाले कर देंगे। ये उनका वादा है और हम गांव के लोग वादे का एतबार करते हैं। बीबी, मुझे अफरोज की बातें सुनकर दुख हुआ कि बेचारी कितनी मजबूर है, इस उम्र में कमा कमा कर कर्जा उतार रही है, हालांकि ये उम्र तो बैठकर खाने और आराम करने की है। तुम्हारा शौहर कुछ नहीं करता, वो मुझसे उम्र में 15 बरस बड़ा है, वो तो काफी ज़ईफ और बीमार है, गांव में अपने कजिन के पास रहता है। शादीशुदा बेटियां सुखी हैं मगर दामादों के घर रहना पसंद नहीं करता, कमाने के काबिल नहीं है। मेरे घर के पिछवाड़े एक कमरे का क्वार्टर खाली पड़ा था। ये सर्वेंट क्वार्टर हमने बनवाया इसलिए था कि किसी मुलाजिम को रिहाइश के लिए दे देंगे। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, अम्मा अफरोज, मैं तुमको जानती तो नहीं, पहली मुलाकात है, मगर तुम्हारी बातों से मुझे तसल्ली हो गई है कि तुम अच्छे खानदान से हो और जरूरतमंद हो। अगर चाहो तो मेरे सर्वेंट क्वार्टर में आ जाओ, रहाइश इख्तियार कर सकती हो। बदले में मेरे बर्तन धो दिया करना, बाकी कामों के लिए मासी काम वाली आती है, लेकिन आए रोज नखरे करती है तो बर्तनों का मसला बन जाता है। वो बहुत खुश हुई, बोली, बीबी जरूर काम करूंगी और भी कोई काम होगा, मसलन सिलाई मशीन पर हल्की फुल्की सिलाई वगैरह सब कर दूंगी। मेरा किराया बच जाएगा तो हमारा कर्ज जल्द अदा हो जाएगा और हम अपने गांव वापस चले जाएंगे। तो क्या कल से सामान ले आऊं? साहिब आ जाएं, शाम को बात कर लूं तो फिर सुबह सामान ले आना, क्योंकि तुम्हारा जवान बेटा साथ है, लिहाजा उनसे इजाजत लेना जरूरी है। शाम को बेटे को भी ले आना, वो इसको देख लेंगे और मिल लेंगे तो बात बन जाएगी। अम्मा अफरोज की आंखें जगमगा उठीं, तशक्कुर के आंसू थे। कहने लगी, जरूर, मैं शाम को शबीर को ले आऊंगी। वो मासूम सा लड़का है, देखने में 15-16 बरस का ही लगता है। मैंने बहुत प्यार से पाला है। आप मिलेंगी तो रहने से मना न करेंगी। वो आपके पौधों को पानी दे दिया करेगा, साहिब की गाड़ी धो देगा, आपके सौदे ला दिया करेगा। अच्छा अम्मा, ये तो बाद की बात है, तुम शाम को आ जाना, साहिब शाम को ही आते हैं। अम्मा अफरोज चली गई और शाम को बेटे और बेटी के हमरा आ गई। इसकी बेटी की उम्र 20 के लगभग थी और बेटा तो वाकई 15 बरस का ही नजर आता था, जबकि अम्मा के बकौल 18 साल का था। ताहम खूबसूरत, नर्म व नाजुक लड़कियों जैसे हाथ पांव थे, खूबसूरत चेहरा, बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें, ऐसा खूबसूरत के देखो तो नजर भर कर देखा ना जाए। बे इख्तियार मेरे मुंह से निकला, खुदा उसकी उम्र दराज करे। ऐसा उम्दा लिबास के किसी नवाबजादे का फर्जंद मालूम होता था। गुर्बत की कोख से जन्म लेने वाले हीरे को मुफलिसी ने मिट्टी में मिला रखा था। मैंने कहा, अम्मा बेशक इस उम्र में भी भली लगती हो,
بیٹی بھی پیاری صورت کی مالک ہے، لیکن آپ کے بیٹے کا جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت خاص توجہ سے بنائی ہے، اس کی نظر اتارا کرو۔ چند منٹ وحید نے شبیر سے بات چیت کی۔ وہ بہت معصوم تھا، جیسے دنیا کی ہوا بھی نہ لگی ہو۔ انہوں نے مجھے کہا، اس فیملی کو اپنے سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیتے ہیں، یہ شریف لوگ نظر آتے ہیں۔ جب میں شہر سے باہر دفتری کام سے اکثر دوروں پر ہوتا ہوں، تم اور بچے اکیلے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے رہنے سے تم کو بھی اکیلا پن محسوس نہ ہوگا۔ ان کی اجازت ملتے ہی میں نے افروز اماں کو کہا کہ کل سامان لے آنا۔ بس ایک بات کا خیال رہے کہ تمہارے مہمان یہاں آ کر قیام نہیں کر سکتے، تم صرف 3 افراد رہ سکتے ہو۔ اس نے کہا، بی بی کوئی مہمان نہیں آئے گا، ہم ماں بیٹی بھی صبح کو چلے جائیں گے تو شام کو واپس آئیں گے۔ البتہ میرا بیٹا کوارٹر میں رہے گا اور شام کو کمپیوٹر سینٹر چلا جائے گا، وہاں یہ کام کرتا ہے اور کام سیکھتا بھی ہے۔ یہ رات کو 12-1 بجے تک آتا ہے، اس لیے آپ کو گیٹ کی ایک چابی ہم کو دینی پڑے گی، تاکہ جب یہ رات کو دیر سے آئے تو خود گیٹ کھول کر اندر آ جائے اور آپ کو تکلیف نہ ہو، ورنہ آپ کی نیند خراب ہوگی۔ میں نے اللہ کے بھروسے گیٹ کی ایک چابی ان لوگوں کو دے دی تاکہ اپنی مرضی سے آ جا سکیں اور ہم کو بار بار گیٹ کھولنا نہ پڑے۔ اماں افروز کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت اٹھ جاتی تھی، تہجد پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور صبح 7 بجے سے پہلے اپنا ناشتہ اور چائے بنا لیتی۔ ناشتہ اکثر پاپے اور چائے پر مشتمل ہوتا تھا۔ بیٹا سویا رہتا، بیٹی بھی نماز فجر کے وقت اٹھ جاتی۔ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتی، پھر نہا دھو کر کپڑے بدلتی، ناشتہ کر کے دونوں ماں بیٹیاں گھر سے چلی جاتی، بیٹی اپنی ملازمت پر اور ماں گارمنٹ فیکٹری۔ پھر شام تک واپس آتی۔ جانے سے پہلے افروز میرے برتن دھو کر جاتی اور رات کو اس کی بیٹی کچن میں آ کر برتن وغیرہ دھو کر کچن صاف کر دیا کرتی۔ یہ لوگ اس قدر امن و سکون سے رہ رہے تھے کہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ میری ملازمہ بدستور آ رہی تھی۔ اتوار کو وہ البتہ چھٹی کرتی، تب مجھے کام کے لیے کسی مددگار کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ ماں بیٹی اتوار کے دن کا تھوڑا سا وقت میرے کچن کے کام کو دے دیا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے آنے سے مجھے کافی سکون ملا، اور شام کو شبیر نہا دھو کر صاف کپڑے بدلتا اور اپنی ڈیوٹی پر جانے سے قبل مجھ سے پوچھتا، باجی کوئی سودا منگوانا ہے؟ میں نے جو سودا دودھ اور ناشتے کا سامان منگوانا ہوتا ایک پرچے پر پہلے سے لکھ کر رکھ لیا کرتی اور اس کو پرچہ اور رقم دیتی۔ مجھے یہ بڑی سہولت ہو گئی تھی کہ پڑھا لکھا لڑکا تھا، سودا سلف سمجھداری سے لاتا، کبھی حساب کتاب میں کوئی غلطی نہ کرتا۔ اتوار کے دن پودوں کو پانی لگانا اور گاڑی وغیرہ دھونے کا کام بھی کر دیتا تھا۔ غرض جو معاہدہ کیا اس کی پابندی انہوں نے کی۔ البتہ اس لڑکے کو میں نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ ہاں، وہ فیشن کا کافی دلدادہ تھا، مہنگی خوشبو لگاتا اور بڑے اہتمام سے تیار ہو کر باہر لگتا، تو کبھی کبھی میں مذاق میں کہتی تھی، شبیر تم کتنے خوش اخلاق اور باتمیز بچے ہو، تیار بھی ایسے ہو کر باہر جاتے ہو جیسے لڑکیاں کسی شادی میں تیار ہو کر جاتی ہیں، تم لڑکے سے زیادہ لڑکی لگتے ہو۔ جب وہ ہنس کر کہتا، باجی میں لڑکی ہی جیسا تو ہوں، دیکھو میرے ہاتھ کیسے اجلے ہیں، میں کوئی سخت کام کر بھی تو نہیں سکتا، لیکن شبیر ہو تو لڑکے، اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہو تو بیٹا کوئی اچھی سی نوکری تلاش کر لو، کم از کم کچھ نہ کچھ تو ماں کے ہاتھ پر رکھو۔ وہ بوڑھی ہے، اس کی عمر اب کمانے کی نہیں ہے، پھر بھی کتنی محنت کرتی ہے، تم کو اپنی ماں کے بڑھاپے کا خیال نہیں آتا، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اس نصیحت کو بھی ہنس کر ٹال دیتا، باجی یہ سب اماں کا اپنا کیا ہے، کیوں گھر بار گروی رکھا، کیوں اتنا قرضہ لیا، ہم کو بھی در بدر کیا، گاؤں میں تو ہماری عزت تھی اور یہاں ان کی غلطیوں کی وجہ سے میں اور میری بہن دوسرے کے در پر پڑے ہیں، اب یہ قرضہ بھی خود اتاریں گی، ویسے بھی میں کوئی سخت کام نہیں کر سکتا، میٹرک پاس ضرور ہوں، سارا دن کے کام کے کتنے مل جائیں گے، 10-12 ہزار، میں لڑکوں کو کمپیوٹر سکھا کر اس سے زیادہ کما لیتا ہوں، میرا اچھا گزارا ہو جاتا ہے، اپنے لیے ہر ماہ اچھے اچھے کپڑے لیتا ہوں، مجھے نت نئے فیشن کے لباس کا شوق ہے، بے شک ماں کو کچھ نہیں دیتا، مگر میں اپنی اماں اور بہن کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہوں۔ شبیر کی اپنی منطق تھی، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا تھا،
ब्रांडेड लिबास और जूते, नित नए महंगे मोबाइल फोन और आला क्वालिटी के परफ्यूम। इसके शौक अमीरजादों जैसे थे। फिर भला वो किसी दुकान या होटल पर सेल्समैन कैसे ठहर सकता था? बाहर लोग इसको किसी अमीर आदमी का फर्जंद समझते थे। इसके दोस्त भी अमीरजादे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आते, ताहम उसकी अच्छी आदत और अच्छे अखलाक की वजह से हमको इससे कोई शिकायत न थी। अपनी वालिदा और बहन से भी इज्जत से बात करता और मुझसे तो बहुत ज्यादा इज्जत व एहतराम से पेश आता था। मैं जो काम कहती कभी इनकार न करता, फौरन कर देता। एक रोज बातों बातों में उसने कहा, बाजी अगर आप लोगों की किसी टीवी प्रोड्यूसर से वाकिफियत हो तो मुझे टीवी ड्रामे में काम दिलवा दें। मुझे टीवी ड्रामे में अदाकारी का बहुत शौक है। इतना खूबसूरत है कि इसको अगर किसी प्रोड्यूसर से मिला दें शायद इसकी किस्मत रोशन हो जाए। उन्हीं दिनों मेरी एक दोस्त हमारे घर आई। वो टीवी प्रोड्यूसर थी। मैंने इससे इस लड़के का तज़किरा किया। कहने लगी, मेरे पास भेजना, देखूंगी, अगर उसे चांस मिल गया तो ताउन करूंगी। अभी मेरे बेटे की शादी है, मैं छठी पर हूं, कुछ दिनों बाद भिजवाना। शबीर को भी बताया कि किसी से बात की है। वो बहुत खुश हुआ, रोज पूछता, बाजी कब भेजेंगी टीवी वालों के पास? इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मेरा मार्केट जाना हुआ। कुछ फौरी खरीदारी करनी थी। मगरिब का वक्त हुआ तो मुझे फुर्सत मिली और मैं नमाज के बाद बेटे के हमरा मार्केट चली गई। गाड़ी एक जगह रोक कर उतरी। एक बहुत खूबसूरत नाजुक सी हस्ती सामने आ गई, जिसने चमकदार सितारों वाला जोड़ा पहना हुआ था और जेवर भी, सर पर दोपट्टा भी गोटे किनारे वाला। चेहरा मेकअप से ऐसा खूबसूरत के सिंगार ने चार चांद लगा दिए और झील जैसी आंखें गहरी सिया चमकते तारों की मानिंद। मैंने हैरत से इसके चेहरे पर नजर डाली। अल्लाह की शान, इतनी खूबसूरत दोशीज़ा नौखेज खुशबू में बसी। मगर क्या ये तीसरी जिन्स हो सकती है? नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो यह कुदरत का बहुत बड़ा सितम है। अभी मैं हैरतों के समंदर में गुम थी कि एक सफेद नाजुक सा चूड़ियों भरा हाथ मेरे सामने फैल गया और मानूस सी आवाज मेरे कानों से टकराई, बाजी अपने बच्चों का सदका, अल्लाह आपको खुश रखे। उसके मकनातीसी हसन से मुतासिर होकर बेइख्तियार हाथ पर्स में चला गया। मैंने 50 का नोट निकाला। तभी अगले लम्हे एक झटका सालगा जैसे मुझे कुछ याद आ गया। ये तो शबीर है। नहीं, शायद इसकी सूरत जैसी कोई सूरत हो, मगर आंखें वही थीं। फिर आवाज दसियों बार की सुनी हुई, समात में समाई हुई। मैंने चौंक कर उसे देखा। इसका हाथ अभी तक मेरे सामने फैला हुआ था। शबीर, क्या ये तुम हो? नहीं, मेरी आंखें धोखा खा गई हैं। लेकिन मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती है? अभी मैंने इसे फैले हुए हाथ की तरफ 50 का नोट बढ़ाया ही था कि एक और गाड़ी बिल्कुल करीब आकर रुकी। एक नौजवान ने 1000 रुपए का नोट उसकी हथेली पर रख दिया और अपने बराबर वाली नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कार का दरवाजा खोला। वो खूबसूरत दोशीज़ा का रूप धारे हुआ लड़का इस कार में बैठकर नजरों से ओझल हो गया और मैं आंखें मलती रह गई। ये मैंने क्या ख्वाब देखा था या हकीकत थी? इतने में मेरा बेटा खरीदारी करके आ गया और कार में बैठ गया। अम्मी, जो आपने लिख कर दिया सब सौदा ले लिया है। याद कर लें, अभी कुछ और तो नहीं लेना, बस अब घर चलते हैं। इस रोज में कार से बस उतरी ही थी कि दोबारा बैठ गई। मुझ में सकत ना थी कि कुछ अपनी मर्जी का खरीदने बाजार के अंदर जाऊं। घर आकर भी मैं गुमसिम थी। शबीर की माँ और बहन अपनी अपनी ड्यूटी देकर घर आ चुकी थीं और इशा की नमाज के लिए वजू कर रही थी। लेकिन शबीर घर पर नहीं था। मैंने पूछा, अफरोज, शबीर कहाँ है? वो घर पर नहीं है क्या? बीबी, वो अपने काम पर चला गया है। जाने से पहले आपको आवाज दी थी कि बाजी कोई सौदा मंगवाना है, लेकिन आप घर पर ना थी। इसे देर हो रही थी। ड्यूटी का वक्त हो गया था, तभी चला गया। जी चाहा अम्मा को सब कह दूं, मगर मैंने जबान बंद कर ली। सोचा उस नेक औरत को अगरचे पता नहीं कि इसका बेटा किस किस्म की ड्यूटी देता है तो उसे बहुत सदमा होगा। बेटे को बताना जरूरी था। मैंने इसे सारा अहवाल बताया तो इसने कहा, उम्मी, इन लोगों से कह दें क्वार्टर खाली कर दें। तमाम मोहल्ला जानता है ये हमारे घर से निकलते हैं। कपड़े भी ठीक ठाक पहनकर बाहर जाते हैं। कल बेटे की सरगर्मियों से मोहल्लेदार आगाह होंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये हुलिये से मुलाजिम नहीं लगते। सब ही समझते होंगे कि हमने अपने रिश्तेदारों को रिहाइश दी हुई है।
خدارا اپنی نیک نامی کا خیال کرے۔ بہت ہو گئی خدا ترسی، بس کل ہی ان کو نکالیے۔ بے چھت بے آسرا سمجھ کر اپنے گھر کی پناہ دے کر پھر نکال دینے سے میرا دل کانپ رہا تھا، کیونکہ خدا کا خوف آ رہا تھا، جبکہ ان کی طرف سے ہم کو کسی طرح بھی شکایت کا موقع نہ ملا تھا، بلکہ انہوں نے کچھ آرام ہی پہنچایا تھا۔ یوں بھی سروینٹ کوارٹر خالی پڑا رہتا تھا، میں کبھی ان کو نہ نکالتی، اللہ کی خوشنودی سمجھ کر نیکی کے خیال سے رہنے دیتی۔ اگر میں نے شبیر کو اپنی آنکھوں سے مارکیٹ کے اشارے پر تیسری جنس کا سامان بھرے اور ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے نہ دیکھا ہوتا، لیکن یہ بھیک نہیں مانگ رہا تھا، ایک قیمتی کار والے کا معنی خیز اشارہ بے معنی نہ تھا۔ اب آدھی رات کے بعد آنے کا مطلب میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ شکل سے معصوم ایک بے زر لڑکے کو جو اپنی بوڑھی ماں کا واحد سہارا تھا، نہ جانے کب اور کس نے اس راہ پر لگا دیا تھا جس راہ پر چل کر قوم لوٹ بندر بن گئی تھی۔ خدا ایسے لوگوں کو راہ ہدایت دے جو نوخیز لڑکوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ غریب لڑکیوں کا حسن ہی بکاؤ نہیں ہوتا۔ آج کراچی اور وطن عزیز کے دیگر شہروں کے ہر چوراہے پر شام ہوتے ہی ایسے کئی مرد خسروں کا سامان بھرے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ تب میں سوچتی رہ جاتی ہوں کہ ہمارے وطن کی اخلاقی اقدار کو کیا ہو گیا ہے، ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہزاروں ہجڑے ایک دم کیسے برساتی مینڈکوں کی طرح نکل کر سڑکوں اور چوراہوں کے چپے چپے پر نظر آنے لگے۔ کیا ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ہجڑے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ ہجوم کی صورت میں ملک کے ہر شہر میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور کیا واقعی یہ اصل میں تیسری جنس ہے؟ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔